तो विभाग के दर्शकों का नमस्कार। हमारे साथ इस समय बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। अशोक रावत जी हैं। अशोक रावत जी, कमांडर अशोक रावत जी, जो बहुत ज़्यादा जो स्टार्टिंग से जो ईपीएस के लिए लड़ाई है, इनको कौन नहीं जानता। ईपीएस की जो लड़ाई है, इनकी इसके अंदर इनकी जो अहम भूमिका है, राजीव भटनागर जी भी हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा से दिखाते आ रहे हैं ईपीएस का मुद्दा। और सर को तो कौन नहीं जानता इसे। और सर, बहुत ज़्यादा वेट किया मैंने आपका ये जानने के लिए कि सर ईपीएस पर अभी स्टेटस क्या है, क्योंकि दर्शक जानना चाह रहे हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में कुछ बदलाव हुआ है या कुछ होने वाला है। आप उनको बताइए हमारे दर्शकों को। धन्यवाद राहुल जी, आपने मेरे बारे में जो अच्छे शब्द कहे। अब पहली बात तो आप जानते हैं कि 8 साल से ये लड़ाई है। ये लड़ाई उन लोगों की है जो लोग भारत के इंडस्ट्रियल सेक्टर में काम करते हैं, मतलब पूरे कामगार जो प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और इवन गवर्नमेंट के जो पीएसयूज वगैरह है, गवर्नमेंट ओन बिजनेसेस, सभी इनमें काम करने वाले लोग इसमें आते हैं। ये इतना वेरिड क्षेत्र है कि बीडी वर्कर से लेके तो साइंटिस्ट तक, ओएनजीसी, शिपयार्ड, एचएएल, एफसीआई, ये सभी डिपार्टमेंट इसमें आते हैं। तो आरटीसीज, तो ये सारे डिपार्टमेंट के जितने भी कामगार हैं वो सभी इस ईपीएस के क्षेत्र में आते हैं। अब इन लोगों की ये लड़ाई है और ये 1995 में शुरू हुआ था। तब की उसके पहले फैमिली पेंशन स्कीम थी 71 से, लोगों ने तब से अंशदान किया है। फिर 71 में जो अंशदान होता था, कामगार का 1.16 होता था, उसके मालिक का 1.16 होता था और गवर्नमेंट का 1.16 होता था। तो ये पैसा जमा होता था कामगारों के फंड में, फैमिली पेंशन स्कीम में। तो कामगार के गुजर जाने के बाद उसकी बीवी को कुछ 2-4 रुपये पेंशन मिलती थी। अब वो जो पैसा था तकरीबन 8,000 करोड़ रुपया 1995 में ये पूरा पैसा ईपीएस में डाल दिया गया, इसमें मर्ज किया गया। और फिर ईपीएस का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दिया गया, जो कि 8.33 मालिक का होता है और 1.16 गवर्नमेंट का सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के लिए। तो ये सारा पैसा जब आने लगा तो वो पैसा इतना बढ़ा कि 95 से लेके अब तक अगर आप किसी भी वैल्यूएशन उसका देखें तो तकरीबन 20 लाख रुपए होता है। तो हर आदमी का अगर सरकार के पास 20 लाख रुपया है तो उसके एवज में सरकार ने, अगर मैं बैंक में डालता तो मुझे मेरा 20 लाख रुपया वापस मिलता। बिल्कुल। और जब भी मैं मांगता मुझे वापस मिलता। जब तक मैं वहाँ रखता मुझे इंटरेस्ट मिलता। इंटरेस्ट भी मुझे कम से कम 15-16 या 14 हज़ार रुपये मिलता। अब गवर्नमेंट ने ये किया कि ये 20 लाख रुपए वापस कभी नहीं होंगे। स्कीम में इतने बदलाव करके इस स्कीम को इतना अपंग बनाया, मतलब पहले तो ख्वाब दिखाए और उसके बाद में वो ख्वाब दिखा के लोगों से पैसा इकट्ठा किया। अब इकट्ठा करने के बाद में जब देने की बारी आई तो नियम बदल दिए। अब 20 लाख रुपया कभी वापस नहीं होगा, मतलब 70 लाख लोगों का 20 लाख रुपया खत्म। और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था, जैसे अगर हम मान लेते हैं कि अगर बैंक में रहता पैसा तो उस पर इंटरेस्ट लगता। बिल्कुल। तो इंटरेस्ट उसमें कम से कम 14-15 हज़ार रुपये मिल जाता 7% के हिसाब से भी, तो वो भी नहीं मिलता। और आज पेंशन के नाम पे इन लोगों को पेंशन है 1,000 रुपीज़, 1,000 मिनिमम। एवरेज पेंशन 1171, 1,171 पेंशन एवरेज पाते हैं हिंदुस्तान में लोग, वो भी 60 साल की उम्र में, वो भी 20 लाख रुपए जमा करने के बाद। तो ये बहुत बड़ा अत्याचार है, अन्याय है। अब इसमें एक्चुअली कामगारों का जो इंटरेस्ट है उसका रखवाली किसने करनी चाहिए थी? जो कामगारों के प्रतिनिधि है, जो ट्रेड यूनियंस है, उनके लोग जाते हैं सीबीटी में। ये सारे पैसे का एक ट्रस्ट है, उसको बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। उसमें 43 मेंबर्स होते हैं और जो श्रम मंत्री है उसके अध्यक्ष होते हैं। जो ईपीएफओ है वो उसका सचिव होता है और बाकी मेंबर जो है 10 मेंबर कामगारों के ट्रेड यूनियनों से आते हैं। उसमें पेंशनरों का कोई मेंबर नहीं। 10 मालिकों के होते हैं, बाकी सरकारी उद्योगों के, जॉब्स के या अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो इन लोगों ने कामगारों का इंटरेस्ट देखना चाहिए था, लेकिन जब 2008 में
सीबीटी में निर्णय लिया गया कि इनका पैसा जो अभी तक दिया हुआ है वो वापस नहीं होगा। तो इस पर आश्चर्य की बात है, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मैं गवर्नमेंट के मालिकों की बात समझता हूँ कि उनको इतनी ज़्यादा सिंपैथी होनी चाहिए, लेकिन है भी। लेकिन जो कामगारों के प्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। किसी का वॉकआउट नहीं, किसी का विरोध नहीं, किसी का रेजिग्नेशन नहीं। मतलब ये हो क्या रहा है कि जिन लोगों को हमने अपने रक्षण के लिए रखा है, कामगारों के प्रतिनिधि को, वो चाहे किसी भी इसके हो, बीएमएस के भी थे, उसमें इंटक के थे, कम्युनिस्ट थे, सभी थे, तो उन्होंने भी इनका इंटरेस्ट नहीं देखा। मतलब उठाया नहीं, कभी नहीं उठाया। और अभी भी देखो आप, ये बूढ़े लोग अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं। हम लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में संगठन खड़ा करके इतनी बड़ी सिस्टम के क्रूर व्यवस्था के साथ हम लड़ रहे हैं। इसमें ट्रेड यूनियन का हिस्सा कहाँ है? नहीं है, नहीं आ रहे, सपोर्ट में नहीं आ रहे उन्हें। नहीं, सपोर्ट तो खैर है, दूर से सपोर्ट है, लेकिन उनको एक्टिव नहीं है, क्योंकि उनमें इसमें पॉलिटिक्स नहीं है। देखिए, ट्रेड यूनियन ने क्या है, फाइनली तो वो पॉलिटिकल पार्टी की एक ब्रांच है। बीएमएस बीजेपी की ब्रांच होगी, इंटक कांग्रेस की ब्रांच होगी, सो एंड सो कम्युनिस्टों की ब्रांच। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ये जो मुद्दा है ये खरा सामाजिक मुद्दा है, और इसको हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी सुलझाए। इसलिए ये लड़ाई चल रही है, और अभी तक ये लड़ाई, आपने तो आप उसके साक्षी हैं, आपने रामलीला ग्राउंड में देखा, हजारों की संख्या में लोग थे, बहुत लोग आए थे। उसके बाद जंतर मंतर पे एक बार हुआ, 2 बार हुआ, अनशन हुआ, आमरण अनशन हुआ, वचन मिले, सब कुछ हुआ है। वादे तो बहुत हुए, लेकिन अब वादे पूरे कब होते हैं देखना है।